Hello, this is Radhika from Kashmir's Academy. Today's our topic is how to do empirical research paper. So, young researchers जितने भी हैं और beginning researchers उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने में आती है जब वो रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं। सो रिसर्च पेपर लिखने के लिए अपनी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, अगर हम जिन्हें फॉलो करें तो एम्पेरिकल रिसर्च पेपर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। टाइप्स ऑफ रिसर्च, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च एंड थियोरेटिकल रिसर्च। और आज हम बात करेंगे एम्पेरिकल रिसर्च। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एम्पेरिकल रिसर्च पेपर? द सीक्वेंस इज फर्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइटल. We have to write our project title in Picot's format. Picots. So what is Picot's format is P for patient, I for intervention, C for control, O for outcome, T for time and S for study design. अभी से पहले Picot's format नहीं हुआ करता था, इट्स होता था Pico format. लेकिन अभी लेटेस्ट जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग Picot's format हम लोग यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट समरी और एन एब्स्ट्रैक्ट. अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो वो ऐसा रॉबस्ट होना चाहिए कि आपको बता दे कि आपका पेपर कैसा है. आप मानेंगे नहीं, काफ़ी सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देख के वो पेपर पब्लिश होना है या नहीं होना है वो सिर्फ उन्हें एब्स्ट्रैक्ट देख के पता चल जाता है. हमारा एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही रॉबस्ट होना चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट कंटेन 5 पॉइंट्स. फर्स्ट इज बैकग्राउंड, second is methods, third is result, fourth is conclusion, and fifth is most important keywords. What keywords we denote for our empirical research paper. Next is introduction of the research paper. A small introduction in कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं. ये रिसर्च पेपर पर्टिकुलर किस डिजीज के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. वी नो दैट एम हमारा एक हमेशा एक होता है, बट ऑब्जेक्टिव्स हम हमेशा 3 और 4 और मैक्सिमम ले सकते हैं. नेक्स्ट इज मैथडोलॉजी सेक्शन जो मैंने अगली स्लाइड में एलैबोरेट किया हुआ है. नेक्स्ट इज आउटकम असेसमेंट. आउटकम असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी डिजीज़ को पर्टिकुलर देख रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्या चेक कर रहे हैं. उसका FEV1 चेक कर रहे हैं, उसका मतलब सपोज हम लेते हैं कोई भी COPD डिजीज़ लेते हैं, अस्थमा डिजीज़ लेते हैं, तो हम उसकी स्पायरोमेट्री चेक कर रहे हैं, हम उसका ABG चेक कर रहे हैं. आउटकम असेसमेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, फिजियोलॉजिकल ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल ले रहे हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका जो सैम्पल साइज होता है वो हमेशा एक आउटकम से निकलता है जो कि होता है प्राइमरी आउटकम. अगर आपकी स्टडी सिंगल आउटकम असेसमेंट स्टडी है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्टडी डबल आउटकम असेसमेंट स्टडी है और मेनी आउटकम स्टडी असेसमेंट है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक लेते हैं प्राइमरी आउटकम जिसका नाम हम टाइटल में भी मेंशन करते हैं, और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी आउटकम्स. उसमें आप मिनिमम 7, 8, 9 जितने आपकी मर्जी है उतने आउटकम आप ले सकते हैं उसमें. लेकिन उससे हमारा सैम्पल साइज कैलकुलेट की रेलेवेंस इतनी नहीं होती, पर प्राइमरी आउटकम से ही आपका जितना भी सैम्पल साइज होता है वो रेलेवेंट होता है और वो ही आपके टाइटल में भी मेंशन होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आउटकम आप क्या ले रहे हैं ये आपको क्लियरली फोकस होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिजल्ट. रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपकी P वैल्यू क्या आई, क्या शो हुआ कि जो आपकी थ्योरी थी, जो आप मतलब एम्पेरिकल रिसर्च कर रहे थे वो सही आई या गलत आई, उसका इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ. हम हमेशा ये पॉसिबल ही नहीं करना है कि इफेक्ट आए ही आए, हम हमेशा ये करना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है, प्लस आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. आपको छोटी सी उसमें अपनी पूरी की पूरी रिसर्च पेपर को कंक्लूड करना पड़ेगा. And the next one is references. References is very important for publishing in any journal. आप APA फॉर्मेट यूज करें, MLA फॉर्मेट यूज करें या वैंकूवर फॉर्मेट यूज करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आप रेफरेंस स्टाइल कौन सा दे रहे हैं. जर्नल अगर मांगता है अपनी रेफरेंस स्टाइल में तो आपको उस रेफरेंस स्टाइल में देना पड़ेगा. Unless I just suggested you used Vancouver format if you are a medical student. Next is importance of the proposed project in the context of current status. कि current status आज के समय में जो आप प्रपोज कर रहे हो एम्पेरिकल रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट,
तो उसकी इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस किस तरीके से हो रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट इज, हाउ दिस प्रपोजल इज बेनिफिशियल टू द स्टेट। अब ये जो प्रपोजल आ रहा है ये आपका स्टेट को कैसे बेनिफिट कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो ये बेनिफिट ही करेंगे आपको। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी सेक्शन। So we continue with our methodology section. So it continue with our methodology section. Methodology section is very important if you do an empirical research. So first is inclusion and exclusion criteria. You should know what you should know what you include in your study and what you exclude in your study. Next is selection of sample and sample size calculation. What type of a sample you want or what type of a population you want, you should know first it. Next is allocation technique. You should know what you used. You used snooze method or you use what. So this is the allocation technique. Next is randomization. आप randomization simple कर रहे हैं, block कर रहे हैं, stratified कर रहे हैं, cluster कर रहे हैं, आपको पूरा define करना पड़ेगा. Next is consort diagram. If you done an RCT, then you must include the consort diagram. So consort diagrams clearly specify what you done in your research. Next is procedure of intervention, what you done in your research paper, and analytics method. You use t-test, chi-square test, ANOVA, or you use what analytical methods in your study. Next is harm. Is there any harm in your study? Next is budget. If you give any financial support from any university or something else, then you must mention your budget. Suggested plan of action for utilization of research outcome expected from the project. और in this you can say the limitation और suggested plan कि आपने अपने research paper किया है उसके अंदर आप और क्या कर सकते थे या और क्या करना चाहिए, ये suggested plan देना बहुत ज़रूरी है। इससे ये हेल्प होती है कि अगर जो दूसरे रिसर्च पेपर आपका जो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शायद मैं इसमें और ये इंक्लूड करके एक नई रिसर्च पेपर पब्लिश या बना सकता हूँ या पब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज अ small technique I used to this is a small technique which I used to done an empirical research, and please comment कि कैसा लगा. Thank you.